हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर देवेशीष चंद्र है। मैं एक जॉइंट प्रिजर्वेशन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो है नी रिप्लेसमेंट से रिलेटेड इम्प्लांट्स से बहुत सारे क्वेरीज होती है पेशेंट्स की कि कौन सा इम्प्लांट क्या होता है, कौन सा इम्प्लांट लगवाना चाहिए, कौन सा नहीं लगवाना चाहिए। मैं कंपनीज़ की डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ इम्प्लांट की डिटेल में जाऊँगा, कौन सा कब लगाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों समझ लेते हैं कि नी रिप्लेसमेंट में होता क्या है। नी रिप्लेसमेंट में हम बहुत बड़ा कोई काम नहीं करते। हम बोन्स के जो ख़राब एरियाज़ हैं, कार्टिलेज के जो ख़राब एरियाज़ हैं, उनको सिमेट्रिकली कट कर देते हैं दोनों ही सरफेस पे, और कुछ ऐसे इम्प्लांट्स लगा देते हैं जिनके बाद हमारा सरफेस जो है रीसरफेस हो जाता है और चलना शुरू होता है बढ़िया से। ठीक है। सो व्हाट आर द पार्ट्स। सबसे पहले अगर हम देखें, दो तरह के नी के पार्ट होते हैं। एक फीमर का कॉन्डाइल, मतलब कि फीमरल कॉन्डाइल, एक टिबियल प्लेट। फीमरल कॉन्डाइल हमारे पास दो तरह के ग्रॉसली मिलते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी बताऊंगा। सो दिस इज पीएस, पोस्टीरियर स्टेबलाइजिंग, या क्रूशिएट रिटेनिंग, दूसरा वाला सीआर नी, पीएस नी एंड सीआर नी। दोनों में एक वैलिड डिफरेंस है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक खाली है, इसमें यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है। बॉक्स में एक मेटल की एक रॉड सी लगी हुई है। सो दिस इज पीएस इम्प्लांट एंड दिस इज सीआर इम्प्लांट। क्या डिफरेंस होता है इन दोनों इम्प्लांट्स में? पीएस में हम एसीएल पीसीएल दोनों निकाल देते हैं, और सीआर में हम पोस्टीरियर क्रूशिएट लगवाने, मतलब पीसीएल को बचा लेते हैं, क्योंकि पीसीएल काम करता है तो इधर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो बेसिकली इन दोनों में मेजर कोई डिफरेंस नहीं है। ओनली थिंग इज दैट दिस हुक विच इज़ हियर, ये बॉक्स वाला हुक जो है यहाँ पे नहीं होता, यहाँ कुछ आके अटकता है, मैं दिखाऊंगा। सो हम पीएस नी करते हैं मोस्टली ऐसे पेशेंट्स में जिनकी 65-70 से ऊपर एज हो गई है और हमें दोबारा रीडू सर्जरी 30 साल तक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या पीसीएल लिगामेंट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, सारे लिगामेंट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, लेट सर्जरी हो रही है। जब हम अर्ली सर्जरी कर रहे होते हैं, जैसे कि 50s में या 60s में हम नी सर्जरी करते हैं, तो हम जो लिगामेंट है उसको बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लिगामेंट इंटैक्ट होता है। पीसीएल बचाने से प्रोप्रायोसेप्शन, मतलब कि पेशेंट को जॉइंट सेंस बेटर रहता है। सो यंगर पेशेंट्स में हम लोग सीआर नहीं करने की कोशिश करते हैं। सेकेंडली, सीआर को पीएस पे कन्वर्ट किया जा सकता है लेटर ऑन, इसलिए भी सीआर नहीं बहुत लोगों का पर्सनल ऑप्शन होता है फॉर यंगर पेशेंट्स। अगर मुझे रीडू सर्जरी करनी है तो मैं इस इम्प्लांट से, प्राइमरी इम्प्लांट से उसको स्टेबल कर दे सकता हूँ। ठीक है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आती है बेस प्लेट की। बेस प्लेट सीआर का, देखिए मैं अगर दिखाऊं, स्टक हो चुका है। बेस प्लेट इस तरह का होता है जिसपे कि हम पॉली वाली लाइनिंग लगाते हैं। ये बेस प्लेट टिबिया में जाके कनेक्ट होती है, इसके ऊपर हम लाइनर, प्लास्टिक का एक लाइनर रखते हैं। अब पीएस और सीआर में डिफरेंस ये होता है कि पीएस में ये हुक यहाँ पे आके अटकता है, जैसे मैं दिखाऊं इस तरह से अटकता है, और सीआर में इसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हमारा ये हुक नहीं होता और नी का जॉइंट जो है इसी के ऊपर घूम रहा होता है, क्योंकि पीछे लिगामेंट, यहाँ पे लिगामेंट इंटैक्ट रहता है। तो लिगामेंट स्पेयरिंग सर्जरी अगर हम बोले तो सीआर नी है, जिसमें कि लिगामेंट की ज़रूरत नहीं है और वो नॉर्मली अपनी जगह पे घूमता है, क्योंकि पीछे लिगामेंट है। यही लिगामेंट जब एब्सेंट होता है या एज के साथ हम उसे हटा देते हैं तो हम पीएस नी पे चले जाते हैं। वही काम हमारा ये लिगामेंट का वाला यहाँ पे, ये वाली जो हुक देख रहे हो वो कर रही है, जो मेटल के बेस प्लेट पे, मतलब कि आपके बॉक्स कट के साथ ये यहाँ पे रह रही है। तो ये दो चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यंग हैं तो सीआर नी की तरफ जाते हैं हम लोग, और हम एजेड पेशेंट है तो पीएस नी की तरफ जाते हैं। बट अगेन ये सर्जन टू सर्जन वेरी कर सकता है। आपका सर्जन हो सकता है डिसीजन यही ले कि पीएस करूँ, क्योंकि 90% लोग पीएस करते हैं। सीआर के लिए बैलेंसिंग, मतलब कि बहुत ज़रूरी है लिगामेंट बैलेंसिंग। तो कुछ सर्जन्स जो लोग बहुत अच्छी सर्जरी करते हैं वो लोग सीआर भी प्रेफर करते हैं। अब हमारे पास ग्रॉसली ये देखा जाता है, कभी कभी ऐसी स्टेम्स लगी हुई होती है। ये स्टेम तभी लगाते हैं हम जब हमें एडिशनल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, मतलब इम्प्लांट किसी कारण से अनस्टेबल है, तो टिबिया बेस प्लेट में भी इस तरह की रॉड लग सकती है और फीमर में भी इस तरह की रॉड लग सकती है। ये उन केसेस में जहाँ पे बोन डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है और हमें इम्प्लांट को ट्रायल के समय रख के देखते हैं कि काफ़ी लूज है, तो उस समय हम लोग स्टेम्स डालते हैं। तो ये स्टेम डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे आपने सर्जरी कराई है। लेट स्टेजेस में यूजुअली स्टेम की बहुत समय ज़रूरत पड़ती है। अब सारे इम्प्लांट ऐसे चमकीले होते हैं, ठीक है, जिसे कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय होता है। कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय के कारण ये शाइनिंग मटेरियल में होता है और ये बहुत स्ट्रांग होता है। कुछ कंपनीज में नीचे वाली बेस प्लेट भी कोबाल्ट क्रोमियम की होती है, कुछ कंपनी में ये टाइटेनियम की बेस प्लेट होती है। तो टाइटेनियम की बेस प्लेट
स्ट्रेंथ वाइज कोबाल्ट क्रोमियम से थोड़ी सी इन्फीरियर होती है, बट कॉस्ट वाइज एक्सपेंसिव होती है टाइटेनियम की। बट बेस प्लेट कोबाल्ट क्रोमियम का मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि शाइनी वो रहते हैं, इनमें वेयर एंड टेयर कम होता है। तो कोबाल्ट क्रोमियम अलॉय इज ऑलवेज प्रेफरेबल, बट अगेन सर्जन टू सर्जन वेरी करता है। अगेन कुछ लोगों को मेटल एलर्जी होती है, तो उन केसेस में हम लोग कोबाल्ट क्रोमियम ना लगा के हम टाइटेनियम की ये गोल्डन कोटिंग होती है, जो कि इम्प्लांट के दोनों मेटल वाले एरियाज में कोटेड रहते हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनीज गोल्ड कोटेड इम्प्लांट बेचती है। दिस इज नॉट गोल्ड, दिस इज गोल्ड कोटिंग, ठीक है, वो टाइटेनियम। तो बहुत लोगों को लगता है मैंने को गोल्ड का नहीं लगा दिया, सोने का नहीं होता है। ये बेसिकली टाइटेनियम की कोटिंग होती है। कोबाल्ट क्रोमियम पे भी हो सकती है और टाइटेनियम के ऊपर भी हो सकती है, और वो इसलिए होती है ताकि आपको एलर्जिक रिएक्शंस ना हो। कोबाल्ट क्रोमियम में एक पार्ट, वेरी फाइन पार्ट निकल का होता है, तो जिन लोगों को निकल की एलर्जी होती है उन लोगों के केसेस में लगाते हैं। बट टेक्निकली सेइंग वेरी 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 रेयर होता है ऐसा कुछ होना, ठीक है। ये अभी भी प्रूवन नहीं है, इसलिए सारी कंपनीज डायरेक्टली नहीं लाती है गोल्डन इम्प्लांट। नाउ एक और इम्प्लांट है जो कि ब्लैक कलर का सिरेमिक इम्प्लांट बोला जाता है। सिरेमिक या ऑक्जेनियम सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में होता है, जो कि कंपनीज के हिसाब से 35 ईयर लास्ट करता है। बट मुझे लगता है कि इम्प्लांट से ज़्यादा ज़रूरी बोन की क्वालिटी होती है। अगर आपकी बोन स्ट्रांग है, मतलब मैं समझाने के लिए समझाता हूँ, कैसे लकड़ी अगर स्ट्रांग है और मैंने उसमें एक सस्ता पेच भी या एक हैंडल लगाया, वो मजबूती से लगा रहेगा। अगर मेरी लकड़ी नरम हो गई है और मैंने बहुत महंगा एक हैंडल लगाया, वो भी निकल के आ जा सकता है। तो अंडरस्टैंडिंग बोन क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बट डेफिनेटली येस, सेरामिक इज़ ए नेक्स्ट जनरेशन लोगों के लिए वो इम्पॉर्टेंस है। 35 ईयर्स क्लेम करती है, बट मुझे लगता है नॉर्मल नहीं भी 30-35 साल तो चली जाता है अगर अच्छे से की। इसके अलावा एक और, क्योंकि मैं प्रिजर्वेशन वाला सर्जन हूँ, तो एक ज़रूरी चीज़ है कि बचाने के लिए भी कुछ बोले। तो बचाने के लिए इम्प्लांट आता है पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। जैसे यंग पेशेंट 40s में, 45 में, 50s में, 55 में है, जिनका सिर्फ एक कॉन्डाइल खराब हुआ है, तो हम सिर्फ पार्शियल नी रिप्लेसमेंट करते हैं। मतलब आधा ही एरिया या एक तिहाई एरिया, इन एरियाज़ को छोड़ देते हैं अगर वो अच्छा है। तो इसका डिसीजन हम लोग जैसे MRIs पे लेते हैं, पेशेंट की एज पे लेते हैं, और पेशेंट की एक्सरेज पे लेके डिसाइड करते हैं कि कौन सा वाला नी हमें करने की ज़रूरत है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है जो आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने नहीं दिया और आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी है, तो डू आस्क क्वेश्चंस ओवर दिस वीडियो। आप इस वीडियो के नीचे अपने सवाल पूछें, इस नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें अपनी प्रॉब्लम्स, मैं आपका उनको सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, एंड ऐसे लोगों को ज़रूर शेयर करें जो अभी नी रिप्लेसमेंट से पहले सोच रहे हैं कौन सा इम्प्लांट किस कारण से लगाना चाहिए, तो उसके बारे में जानिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।